हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सो ईएसआईसी का भी नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले। 3 वैकेंसीज़ के लिए आया था वो, ईएसआईसी यूडीसी, ईएसआईसी एमटीएस एंड ईएसआईसी स्टेनोग्राफर। सो ये तीनों वैकेंसीज़ क्या होती है, कभी कभी आती है, 2-3 साल में एक बार आती है। तो इसको लेकर के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं यूट्यूब में। तो मैं क्या किया हूँ, इधर उधर से सर्च करके एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें ईएसआईसी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे ना, सब क्लियर हो जाएंगे। बस आप ये एक वीडियो देख लो, कहीं और भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। सो अगर इसके बाद भी बाई चांस अगर कुछ डाउट रह गया, वैसे मुझे नहीं लगता रहेगा, बाई चांस अगर कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है, आप समझ ही सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ सोर्स सबसे कॉन्टैक्ट करके ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ। तो अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल में आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आने वाले आपके वीडियोस जो भी होंगे वो आपको पता भी चल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट आपको बताऊँगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम दोगे, उसे क्वालिफाई करोगे तभी तो जॉब मिलेगा। तो पहले एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, फिर जॉब के बारे में इन डिटेल में सब कुछ बताऊँगा। तो सबसे पहले डाउट जो आता है वो ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न इसमें एसएससी होगा कि बैंक होगा। ये डाउट इसलिए आ रहा है लोगों को क्योंकि इसमें जीएस के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत कम आते हैं। तो इसको हम लोग मानते हैं बैंक के पैटर्न पे, क्योंकि 95% सिलेबस जो है बैंक का ही होता है, 5% वो हिस्ट्री ज्योग्राफी सबके क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन एग्ज़ाम लेवल की अगर बात करें तो आप लोग अभी आईबीपीएस क्लर्क दिए ही होंगे। फिर एलआईसी असिस्टेंट अगर कोई पहले दिया होगा तो समझ लीजिए ये ईजीएस्ट एग्जाम एमंग ऑल है। आईबीपीएस क्लर्क से भी इजी आएगा, प्री का भी, मेंस का भी आईबीपीएस क्लर्क मेंस से इजी आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इजी होगा एग्जाम लेवल, यही बस बोल सकता हूँ। देन सेक्शनल कट ऑफ, इसमें एक खुशखबरी है कि नो सेक्शनल कट ऑफ। अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में कम स्कोर कीजिए, क्वांट रीजनिंग जीए में ज़्यादा स्कोर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका क्वांट वीक है तो बाकी में अच्छा स्कोर करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, देयर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या सोचा हूँ, अपने ही चैनल पे, इसी चैनल पे मैं खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। बट मुझे कुछ टाइम दीजिए, अभी इसका फॉर्म भरना शुरू भी नहीं हुआ है, कुछ टाइम दीजिए, मेंस के बाद मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके साथ। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड में जाएँ तो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। लोगों को डाउट रहता है क्या मेरिट लिस्ट प्री के भी मार्क्स पे डिपेंड करेगा, मेंस के भी मार्क्स पे, स्किल टेस्ट जो होगा उस पर भी डिपेंड करेगा क्या, कंप्यूटर टेस्ट? ऐसा कुछ नहीं है, मेरिट लिस्ट सिर्फ डिपेंड करेगा आपके मेंस के मार्क्स पे। मेंस में आपका जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा उतना अच्छा रैंक आएगा, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन भी होगा। अब लेवल ऑफ कंप्यूटर स्किल टेस्ट, एक तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जो लोग कभी कंप्यूटर कॉलेज में या फिर स्कूल में नहीं सीखे उन लोग कंप्यूटर का नाम सुन करके डर जाते हैं, वो भी स्किल वर्ड यहाँ पे लग गया ना। ऐसा कुछ नहीं है, इससे मत डरिए, बहुत इजी होगा स्किल टेस्ट, और ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो तो मेंस दे दो, मेंस के बाद जो जो क्वालिफाई करेंगे, अगर रिक्वेस्ट आया तो मैं खुद कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, या फिर कुछ टॉपिक्स में खुद भी आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। तो इसका लेकर के टेंशन मत लीजिए, लेवल इसका बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। एंड जीएस सिलेबस, जीएस सिलेबस में क्या है कि इसमें करंट अफेयर्स भी आएगा, आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस भी आएगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस का एक्चुअली एग्जाम है ईएसआईसी। देन जीएस भी इसमें आएगा, लेकिन जीएस क्या होगा, सिर्फ 5% क्वेश्चन आएगा। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करीब 15% क्वेश्चन आएगा, या फिर 10% बोल सकते हैं, अप्रॉक्स 10%। मैक्सिमम कवरेज आपका जो रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर से, इससे समझ लीजिए आप 70 to 80% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, और बाकी बैंकिंग इंश्योरेंस और जीएस से गिने चुने क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बैंक पहले पढ़ चुके हो, रेलवे एसएससी का तैयारी अगर की हो या फिर पुलिस का, तब आप उसको बस रिवाइज कर लीजिए। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, प्रिपेयरली सिर्फ शुरू से बैंकिंग का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जीएस बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 3 4 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे उससे। अब बैंकिंग अवेयरनेस रिक्वायर्ड है कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बिल्कुल है। ये बैंकिंग अवेयरनेस जैसे मैं बोला हूँ 10% क्वेश्चन, हो सकता है 15% भी जा सकता है, ये मैं अप्रोक्स बोला हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और बैंकिंग अवेयरनेस आपको सिर्फ ये एग्जाम नहीं, आगे आने वाले हर एक एग्जाम में काम आएगा, तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कहाँ से पढ़ना है अगर वो आप मुझे पूछोगे तो मैं कमेंट में बता दूंगा। देन कंप्यूटर स्किल लेवल टेस्ट, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, इससे मत डरिए, बहुत ज़्यादा ईजी होगा, मत डरिए, स्किल वर्ड देख करके कभी मत डरिए, बहुत ज़्यादा ईजी होगा। मेंस के बाद मैं खुद आप लोग को बता दूंगा कैसे पढ़ना है। देन कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है क्या, कुछ फॉर्म्स में लिखा हुआ रहता है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सिलेक्शन में। देन हाउ मेनी मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स, ये तो हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता ही है, और हर एग्जाम में आप बैंकिंग एग्जाम में कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ते हो, 6 मंथ्स का। यहाँ भी आपको 6 मंथ्स का ही पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो 3 to 4 मंथ्स के अंदर के ही आएंगे, बट 6 मंथ्स तक आपको पढ़ना है अच्छा स्कोर करने के लिए। देन इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, देयर इज़ नो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सिर्फ एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ ये सब में होता है, जिसमें ऑफिसर क्लास का जॉब होता है, ये क्लर्क क्लास का जॉब है, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा। अब सोर्सेस ऑफ जीएस,
जिन लोगों को जीएस पढ़ना है, तो मैं तो पहले यही बोलूँगा आपको जीएस पढ़ना ही नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि कहाँ से पढ़ें जीएस। अगर जो लोग पहले पढ़ चुके हैं जीएस, तो जो सोर्स से पढ़े हैं, जहाँ से पढ़ें, उसी को बस रिवाइज कर लीजिए, दैट इज़ एनफ, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये भी बहुत लोगों को डाउट है। भाई साहब ऑनलाइन ही होगा एग्ज़ाम, आज के डेट पे ऑलमोस्ट 99% एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो रहा है। ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, जैसे बैंक का एग्ज़ाम आप देते हो वैसे ही होगा। कंपटीशन लेवल, इसमें देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें जो है पेपर का लेवल क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईजी होगा। और सीट्स क्या है, लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा सीट्स तो है नहीं, 2000 अप्रॉक्स है यूडीसी के लिए। पेपर ईजी है, सीट लिमिटेड है, और भरने वाले स्टूडेंट्स तो उतने ही हैं, अप्रॉक्स 10 लाख भरेंगे। तो क्या होगा, कंपटीशन इसमें हाई होगा, इसलिए कट ऑफ भी इसकी हाई जाएगी। तो प्रिपेयर्ड रहिएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, मॉक दे के स्पीड बढ़ाइए, तभी सिलेक्शन होगा, सिर्फ नॉलेज से सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें एलपीटी रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये भी बहुत लोगों का डाउट है। नहीं, एलपीटी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप किसी भी स्टेट से भरिए, वहाँ आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। महाराष्ट्र से आपको लगता है भरना चाहिए क्योंकि वहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, महाराष्ट्र से भर लीजिए, आपका मराठी नहीं चेक होगा। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम डेट तो अभी तक आया नहीं ऑफिशियली, बट एक्सपेक्टेड यही है कि मार्च या फिर अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है, अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया। देन एग्ज़ाम सेंटर इन होम स्टेट और अप्लाइड स्टेट, बहुत लोग, मैक्सिमम लोग आई थिंक जो भी बिहार, यूपी, उड़ीसा या फिर किसी भी स्टेट के हैं, वो लोग महाराष्ट्र से भरेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में वैकेंसीज ज़्यादा है। तो सब लोग को डाउट ये है कि हम लोग को एग्ज़ाम महाराष्ट्र में ही जाके देना होगा कि घर से बैठे बैठे दे सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि प्री और मेंस आप अपने घर से बैठे बैठे दे सकते हैं, अपने होम स्टेट में दे सकते हैं। बट जो फाइनल स्किल टेस्ट होगा, जो क्वालिफाइंग होता है, उसके लिए आप जहाँ जाओगे वहाँ से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जहाँ से आप अप्लाई की हो, अप्लाइड स्टेट में जाके एग्ज़ाम देना होगा। अगर महाराष्ट्र से पढ़े हो तो महाराष्ट्र जाके आपको देना होगा एग्ज़ाम। अब सारा एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट हो गया। बाई चांस अगर कुछ बचा होगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आपको जवाब जरूर दे दूंगा। अब जॉब रिलेटेड है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सैलरी, सैलरी के लिए क्या है कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, अच्छा खासा वो वीडियो, इसमें मैं सब कुछ एक सैलरी स्लिप के साथ सब कुछ आप लोग को समझा चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो वीडियो देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और सैलरी अगर वैसे इन ब्रीफ कहा जाए तो अप्रॉक्स 40,000 इन हैंड सैलरी होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और ये 40,000 जो है बैंक क्लर्क के सैलरी से ज़्यादा अच्छा है, तो ओवरऑल ये जॉब बैंक क्लर्क के जॉब से अच्छा माना जाता है। जॉब प्रोफाइल क्या है, ये आपका डेस्क जॉब होगा, ठीक है। डेस्क में आपको बैठा जाएगा, कोई फील्ड वर्क नहीं है, नोटिंग, ड्राफ्टिंग ये सब होगा, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग आपको करना होगा, प्रोसेसिंग उसका करना होगा। आपको कैशियर का भी काम दिया जा सकता है, जैसे बैंक में आप लोग देखोगे कैशियर का क्या काम होता है, वो काम भी आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। सो प्रोफाइल मतलब काफ़ी आसान आसान काम दिया जाएगा, कोई आपको ज़्यादा टेंशन वाली काम नहीं होगी इसमें, आप अलग से तैयारी भी कर सकते हो किसी और एग्ज़ाम के लिए ये जॉब करते करते। अब प्रमोशन, प्रमोशन भाई साहब बहुत फास्ट है, लाइक बैंक के जैसा नहीं है, बट हाँ आप खुश रहोगे लाइफ से, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह अटके हुए रहोगे। देखिए सबसे पहले आपका सिलेक्शन मान लीजिए यूडीसी में हुआ, तो यूडीसी से असिस्टेंट आप पहले बनोगे, उसमें अप्रॉक्स 5 ईयर्स लगेंगे, ये मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। इसमें भी एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम का नाम है डीपीएससी एग्ज़ाम, दैट इज़ कंडक्टेड बाई यूपीएससी। तो वो एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करोगे तो जल्दी आपका प्रमोशन हो जाएगा, नहीं क्वालिफाई करोगे तो होगा प्रमोशन, बट थोड़ा सा स्लोली होगा। जैसे बैंक में होता है JIIB CAIIB, वैसे ही इसमें होता है DPC एग्ज़ाम। देन असिस्टेंट के बाद SSO बनते हैं, इसमें भी अप्रॉक्स 5 ईयर्स आपको लग जाता है। एंड देन SSSO के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, इसमें अप्रॉक्स 10 ईयर्स आपको लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा पद इसको माना जाता है। देन असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद ये जो है डिप्यूटी डायरेक्टर है, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ क्योंकि स्लाइड में ज़्यादा स्पेस ले लेता, आपको मैं बोल दे रहा हूँ, ये DD मतलब डिप्यूटी डायरेक्टर का पोस्ट मिलेगा आपको। देन JD मतलब जॉइंट डायरेक्टर का पोस्ट मिलेगा, और फिर आप बन जाओगे इंश्योरेंस कमिश्नर। और उसके बाद जो फाइनल आप हो गए, अगर बहुत अच्छा काम आपका चला इस दौरान, तो आप DG तक भी बन सकते हो, DG मतलब डायरेक्टर जनरल भी, ठीक है। इसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाता है। देन लोगों को ये भी डाउट है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जैसे बैंक होता है पब्लिक सेक्टर होता है, इसमें बैंक गवर्नमेंट का भी टैक्स लगा होता है, कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ का भी लगा हुआ रहता है, और जो गवर्नमेंट होता है फुल्ली गवर्नमेंट होता है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का एंटिटीज़ रहता है। तो ये है फुल गवर्नमेंट जॉब, पूरा गवर्नमेंट जॉब है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है कि ये आगे जाके प्राइवेटाइज भी हो सकती है। इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हूँ कि कैन इट बी प्राइवेटाइज। आप लोग सुन रहे होगे बैंक प्राइवेटाइज हो रहा है, रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, बट इसका अभी तक कोई खबर नहीं है। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो चांस कि ये प्राइवेटाइज होगा, बट इन फ्यूचर तो कुछ भी प्राइवेटाइज हो सकता है। मोदी सरकार है तो कुछ भी कर सकती है, वो तो पुलिस को भी बॉडी प्राइवेटाइज कर देगी, पुलिस सर्विस को भी, सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहती है। तो इन फ्यूचर आफ्टर 15-20 ईयर्स क्या होगा कुछ नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ इसका कोई चांस नहीं है कि प्राइवेटाइज होने वाला है। अब नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ये क्या है, आपके डिपेंड करता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिली है। इसमें एक तो पोस्टिंग मिलती है हेडक्वार्टर में, या फिर RO रीजनल ऑफिस में, या फिर सब रीजनल ऑफिस में, या फिर ब्रांच ऑफिस में, और दूसरा पोस्टिंग आपको हॉस्पिटल में भी मिल सकता है।
तो दोनों का अप्रोक्स अगर वर्कलोड देखा जाए तो सेम है, बट वर्किंग आवर्स डिफरेंट होगा। हॉस्पिटल्स में क्या है, आपको सैटरडे में भी काम करना पड़ेगा, मतलब 6 डेज वर्किंग आवर होगा। बट सैटरडे में क्या होता है कि हाफ डे होता है, ठीक है, आधे दिन काम कीजिए, उसके बाद आप घर चले जाइए, घर में ही लंच भी कीजिए आप। हेडक्वार्टर आरओ एसआरओ और ब्रांच ऑफिस में आपको ओनली मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे एंड संडे फुल छूट है, आराम से छुट्टी बिताइए घर में। और क्योंकि इसमें सैटरडे में भी काम करवाता है, तो इसमें जो वर्किंग आवर्स होता है, वो वर्किंग आवर्स पर डे वो कम होता है। हॉस्पिटल में होता है 9 to 4 PM जनरली, थोड़ा सा आगे पीछे जा सकता है। देन एसआरओ वगैरह में जो है, ये दूसरे जो भी ऑफिस आपको मिलेगा, उसमें होता है वर्किंग आवर्स 10 to 6 PM। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ पर डे का ज़्यादा है, इसमें कम है, बट इसमें सैटरडे में भी हाफ डे है, तो अप्रोक्स सब कुछ इक्वली आएगा। तो कहीं भी आपका जॉब मिल जाए बहुत अच्छी बात है। देन जॉब टाइमिंग्स आपको मैं इसके साथ बता चुका हूँ, 10 to 6 इसमें होगा, हॉस्पिटल में 9 to 4 होगा। देन कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, टारगेट्स। क्या इसमें टारगेट मिलेगा? अगर टारगेट नहीं मिलेगा तो क्या मुझे जॉब से निकाला जा सकता है या फिर मेरे मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? भाई साहब, ये गवर्नमेंट जॉब है, प्लस ये कोई सेल्स की जॉब नहीं है, तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टारगेट। बिंदास आप कीजिए, काम कीजिए, बट अच्छे से काम कीजिएगा। देन गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलता है कि नहीं, ये बहुत लोगों का डाउट है। अगर गवर्नमेंट क्वार्टर रहता है, हर जगह रहता है, लेकिन वो अवेलेबल रहेगा तभी आपको दिया जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपको अपना ही इंतजाम करना होगा। देन एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स में क्या क्या मिलता है? देखिए, इसमें बोनस मिलता है, जैसे हर गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। फिर एक CGPS होता है, आप लोग इसके बारे में सुने होंगे आई थिंक। CGPS मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। CGPS और CGHS इसको कहते हैं, सॉरी CGHS इसको कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। एंड देन और भी गवर्नमेंट के कुछ कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। एंड देन पोस्टिंग इसमें अर्बन होगा कि रूरल होगा, ये जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है, गांव से प्रॉब्लम होता है, गांव में मुझे जॉब नहीं करना है भले कितना ही पैसा मिल जाए। कुछ लोगों को होता है मुझे अर्बन में भी जॉब नहीं करना है, मुझे गांव में ही के ही आसपास, मेरे गांव है उसके आसपास ही कहीं जॉब मिल जाए तो अच्छा है, मुझे पॉल्यूशन में नहीं जाना है। तो उसके लिए मैं ये बता दूँ कि ये अर्बन जॉब है। मैक्सिमम चांस है कि आपका जॉब शहर में ही मिलेगा, मैक्सिमम के ऑलमोस्ट 100% समझ लीजिए। गाँव में ये नहीं मिलता, इसका ऑफिस ही नहीं होता है, तो कहाँ से मिलेगा? देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन वी अप्लाई फ्रॉम अदर स्टेट? ऑफकोर्स यू कैन अप्लाई, कोई LPT भी नहीं है, तो आराम से आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कीजिए, बट वही है कि स्किल टेस्ट देने के लिए आपको उस स्टेट में जाना होगा। देन डिफरेंट पोस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि 3 वैकेंसी आई है, मैं MTS भी भरूंगा, स्टेनो भी भरूंगा, UDC भी भरूंगा, तो क्या मैं UDC महाराष्ट्र से भर दूँ, स्टेनो में बिहार से भर दूँ, और ये MTS में UP से भर दूँ? तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हो आप, अलग अलग जगह से भरिए, बस एक पोस्ट के लिए 2 बार अप्लाई मत कीजिए। आपको मन है कि UDC में महाराष्ट्र से भरूँ, महाराष्ट्र से भर दीजिए, MTS कहीं और से भरूँ, भर दीजिए, बिंदास भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन है अदर स्टेट ट्रांसफर। मान लीजिए अभी तो हम महाराष्ट्र में ज़्यादा वैकेंसी है, महाराष्ट्र में जॉब ले लेंगे क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटी में जॉब है, उसके बाद क्या मैं अपनी स्टेट में वापस ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? तो ऐसा है कि बिल्कुल आप ले सकते हो, बट इस पर आपका जो प्रमोशन है वो थोड़ा सा इफेक्ट होगा, आपको सीनियरिटी उस समय लॉस करना पड़ेगा, बट आप अपनी स्टेट में वापस आ सकते हो। अब नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत लोगों का डाउट है कि नोटिफिकेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगेन उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिए। कुछ 8 से 9 मिनट का वीडियो है, उसमें सारा नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, वो मैं आपको बता दिया हूँ उसमें। देन फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं क्या? जो 4th ईयर वाले हैं इंजीनियरिंग में, या फिर 3rd ईयर वाले हैं अदर ग्रेजुएशन में, तो वो सब एलिजिबल हैं कि नहीं? तो ऐसा है कि इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो इसका मतलब यही है कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। वैसे मैं ये 100% श्योर नहीं हूँ, जस्ट कॉमन सेंस से कह रहा हूँ, आप लोग भी यही शायद सहमति हो गए, मेरे साथ सहमत हो गए कि ग्रेजुएशन कंप्लीट अगर लिखा है तो फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। फिर भी आप चाहो तो कहीं और से पता कर सकते हो, या फिर जस्ट फॉर एक्सपीरियंस भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। देन लास्ट 2 क्वेश्चंस ये है कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब है? तो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 15 जनवरी। अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है फॉर्म, अभी आप नहीं भर सकते हो, 1 महीने का टाइम है, आई थिंक 15 जनवरी टू 15 फरवरी है लास्ट डेट, आप चेक कर लेना दोबारा से, बट 15 जनवरी से श्योर है स्टार्ट है इसका। देन टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम प्री टू ज्वाइनिंग। बहुत लोगों को जल्दी जॉब चाहिए, तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि आज मैं प्री दिया, मान लीजिए मार्च में प्री दिया, तो कब तक मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट सब आकर के मेरा ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा? तो अप्रोक्स 10 मंथ्स इसमें लगेंगे, अप्रोक्स 10 मंथ्स। बैंकिंग से ये थोड़ा सा स्लो होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बैंकिंग से थोड़ा सा स्लो इसका प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए मार्च में अगर आपका हो गया एग्ज़ाम, तो उसके 10 महीने बाद अगर आप सेलेक्टेड हो तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, कि आगे आने वाले ऐसे वीडियोस जो भी हैं वो सब आपको मिल सकें।
सो दैट वाज इट। होपफुली आपको सब कुछ पसंद आया होगा, आपको जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर बाई चांस कोई डाउट रह गया होगा तो उसको कमेंट में लिख दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।